यह कहानी है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की और उनकी रॉकेट सेना की। एक ऐसा आविष्कार जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। भाग एक। टीपू सुल्तान का उदय। उन्हीं के पुत्र थे टीपू सुल्तान, जिनका जन्म 1751 में हुआ और जिन्होंने अपने पिता की विरासत को और भी आगे बढ़ाया। टीपू सुल्तान बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और निडर थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और गणित में निपुण थे। जब हैदर अली का निधन हुआ तो मात्र 31 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली। लेकिन अंग्रेजों से मुकाबला करना आसान नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपनी पकड़ बना रही थी। टीपू सुल्तान जानते थे, अगर उन्हें अपने राज्य को बचाना है तो उन्हें सिर्फ तलवार या बंदूक नहीं, तकनीक और नवाचार की जरूरत होगी। भाग दो। रॉकेट सेना का जन्म। पहले के रॉकेट बॉम्ब्स के बने होते थे, जो थोड़ी दूर जाकर गिर जाते थे। टीपू सुल्तान ने उनमें लोहे के सिलेंडर लगाए ताकि उनमें ज्यादा बारूद भरा जा सके और उड़ान लंबी हो। इन रॉकेट्स की मारक दूरी लगभग 2 किलोमीटर तक थी। उस समय के लिए यह अविश्वसनीय था। उन्होंने रॉकेट चलाने के लिए एक स्पेशल ब्रिगेड बनाई, जिसे कुलंदाज कहा गया। इस ब्रिगेड में लगभग 5,000 से अधिक सैनिक थे, जो सिर्फ रॉकेट चलाने की कला में प्रशिक्षित थे। युद्ध के मैदान में जब सैकड़ों रॉकेट एक साथ छोड़े जाते थे तो आसमान आग से लाल हो जाता था। आवाज इतनी तेज होती थी कि दुश्मन की सेना घबराकर भाग जाती थी। यह नजारा आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। भाग तीन। रॉकेट युद्ध और ब्रिटिशों की हार। पहले और दूसरे युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। टीपू सुल्तान की सेना के रॉकेट्स ब्रिटिश तोपों से भी ज्यादा डरावने साबित हुए। बनावटी तूफान जैसा मंजर था, ऐसा खुद अंग्रेज अफसरों ने अपने पत्रों में लिखा। सिरंगपट्टनम का युद्ध, जिसमें हजारों रॉकेट एक साथ छोड़े गए, ब्रिटिश सेना को हिला गया। कुछ रॉकेट फटते नहीं थे, बल्कि हवा में घूमकर सीधा दुश्मन के बीच गिरते थे, जिससे और भी आतंक फैलता था। ब्रिटिश अफसर कर्नल कॉन्ग्रीव ने बाद में इन रॉकेट्स को लेकर शोध किया और बाद में इन्हीं से प्रेरित होकर कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए गए, जिन्हें ब्रिटेन ने यूरोपीय युद्धों में इस्तेमाल किया। यानी जो तकनीक भारत के पास पहले थी, उसे पश्चिम ने बाद में अपनाया। भाग चार। टीपू सुल्तान का आधुनिक दृष्टिकोण। उन्होंने अपने राज्य की मुद्रा पर शेर का निशान लगाया, जो उनके साहस और पहचान का प्रतीक था। कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देशों से हथियार बनाने की मशीनें मंगवाईं, नई फौज की ट्रेनिंग शुरू करवाई। यहां तक कि उन्होंने घड़ी, तोप, रॉकेट और बंदूक बनाने के लिए अपने राज्य में कार्यशालाएं खोलीं। वे कहते थे, जिस राष्ट्र के पास विज्ञान नहीं, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। उन्होंने विदेशी शक्तियों के खिलाफ भारतीय एकता का संदेश दिया। उनके दरबार में हिंदू मुस्लिम दोनों को समान सम्मान मिला। उन्होंने शिक्षा और नवाचार को अपने शासन का केंद्र बनाया। भाग पांच। अंतिम युद्ध और वीरगति। सिरंगपट्टनम का किला चारों ओर से घेर लिया गया। टीपू सुल्तान ने हार मानने से इनकार कर दिया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और फिर उन्होंने अपने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। जब उनकी तलवार गिरी, पूरा भारत स्तब्ध रह गया। उन्होंने ब्रिटिशों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि वीरगति प्राप्त की। उनकी मौत ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनकी बहादुरी अमर हो गई। भाग 6। टीपू की विरासत और इतिहास का सबक। उनके रॉकेट हथियारों ने ब्रिटिश सेना की नींद उड़ा दी थी, और वही तकनीक बाद में यूरोप में आधुनिक रॉकेटरी की नींव बनी। आज भारत का अंतरिक्ष संगठन ISRO जब अपने रॉकेट अंतरिक्ष में भेजता है, तो कहीं ना कहीं उस इतिहास की जड़ें टीपू के युग तक जाती हैं। एक राजा जिसने विज्ञान को अपनाया, धर्म से ऊपर देश को रखा और विदेशी ताकतों के सामने कभी झुका नहीं। टीपू सुल्तान का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों में लिखा रहेगा। एक सच्चा शेर ए मैसूर, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ संस्कृति ही नहीं, नवाचार और शक्ति में भी किसी से कम नहीं।